IBN 7 पर यह समय है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के लव इन टोक्यो की। लगभग 60 लाख लोग जो मोदी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, आज सुबह वो उनके ट्वीट देखकर हैरान रह गए होंगे और मोदी के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ऐसे 8 ट्वीट किए गए जो ना तो हिंदी में थे ना अंग्रेजी में। ऐसा लगा जैसे कि उनका ट्विटर हैंडल शायद हैक कर लिया गया हो, लेकिन थोड़ी देर में ही इन ट्वीट्स की असलियत सामने आ गई। दरअसल ये ट्वीट्स जापानी भाषा में किए गए थे। इसकी वजह यह थी कि मोदी 30 अगस्त से जापान की यात्रा पर जा रहे हैं और इन ट्वीट्स के जरिए नरेंद्र मोदी ने सीधे जापानियों से निजी तौर पर जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से अच्छी मुलाकात की उम्मीद जताई। वैसे मोदी के इस दौरे में खास जोर रहेगा कारोबार पर। यही वजह है कि मोदी की यात्रा के दौरान देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भी जापान में साथ रहेगा। तो आज प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है सवाल, क्या अपनी यात्रा के दौरान जापान का दिल जीत पाएंगे मोदी? इस सवाल पर अगर आपको लगता है आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस Y। अगर आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। आपकी राय को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पीएम मोदी के इन ट्वीट्स ने सबका ध्यान खींचा। ये ना अंग्रेजी में थे ना हिंदी में। गौर से देखिए, दरअसल पीएम मोदी जापानी भाषा में पीएम शिंजो एबे से संवाद कर रहे हैं। नेपाल की संविधान सभा में नेपाली में कुछ बातें कहकर प्रभाव छोड़ने वाले मोदी की तैयारी अब जापानियों का दिल जीतने की है। 30 अगस्त को अपने पहले आधिकारिक दौरे में नरेंद्र मोदी जापान के क्योटो और टोक्यो का दौरा करेंगे। यात्रा से पहले ट्विटर पर कूटनीतिक पहल करते हुए मोदी ने लिखा, जापान के पीएम से मिलने को वे बेहद उत्सुक हैं। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाएगी। मेरे पास मुख्यमंत्री बतौर जापान यात्रा की सुखद यादें हैं। जापान से भारत की दोस्ती पुरानी और परखी हुई है। दोनों गतिशील लोकतंत्र दुनिया में शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Our Japanese friends are as excited about it as we in India, because this is a new trend where our Prime Minister is communicating directly in a language of the Japanese people to them and through social media. It's never happened before. उपमहाद्वीप के बाहर ये पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इस दौरे को जुलाई में संसद सत्र की वजह से स्थगित करना पड़ा था। मोदी 30 अगस्त को क्योटो पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थली जाएंगे और एक प्रयोगशाला में छात्रों और युवाओं से मिलेंगे। 31 अगस्त को टोक्यो पहुंचकर पीएम मोदी शीर्ष स्तर की वार्ता में शिरकत करेंगे। वो जापान के महाराजा और महारानी से भी मिलेंगे, जिन्होंने सालों के न्योते के बाद पिछले साल नवंबर में भारत का पहली बार दौरा किया था। गौरतलब है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद जापान के पीएम शिंजो एबे ने भारत को पहली विदेश यात्रा के Prime Minister Shinzo Abe has graciously agreed to come down to Kyoto, and he will meet the Prime Minister in Kyoto. इस दौरे पर जापान के साथ नागरिक परमाणु करार मुमकिन है। हालांकि लगभग 3.5 सालों की चर्चा के बावजूद अभी भी कुछ पेच है। मोदी के साथ इस दौरे पर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, चंदा कोचर, किरण मजूमदार शॉ समेत कई उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। जाहिर है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जापान के साथ शीर्ष वार्ता में भारत सरकार की प्राथमिकता आर्थिक मुद्दे ही होंगे। जब तक वहाँ टोक्यो में पहुंचेंगे उस समय तक तो शायद एग्रीमेंट बनी जाएगी। तो इस एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस ये है, जो हम फ्रांस के साथ करना चाहते हैं या किस अमेरिकन के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो उनका सारा इक्विपमेंट जो है वो बहुत सारे जापान से आता है। वो सिर्फ जापान प्रोड्यूस करता है कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट। तो जापान के साथ जो समझौता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे दोनों की छवि मजबूत राष्ट्रवादी नेता की है, जिनका विदेश नीति का आधार फिलहाल अर्थनीति ही नजर आता है। और ऐसे में आबेनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स के इस तालमेल के बीच में दोनों देशों में लव इन टोक्यो की भी पूरी उम्मीदें हैं। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। तो आखिर किस हद तक जापान का दिल जीत पाएंगे नरेंद्र मोदी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में रिसर्च फेलो डॉक्टर शमशाद खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिल्ली आपको लेकर चलेंगे, जहां से जुड़े हैं फिक्की के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अरविंद प्रसाद
और मुंबई से मेरे साथ जुड़ी हैं नीलम देव, जो कि फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस की डायरेक्टर हैं और राजनयिक भी रही हैं, यूएस में भी सर्व कर चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अगर सत्यव्रत जी मैं आपसे शुरू कर सकूं, आज जिस तरीके से जापानी भाषा में ट्वीट किया, आपको लगा कि ये एक नया माध्यम था, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नजर आया प्रधानमंत्री का? देखिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जिस देश के साथ वार्ता करने जा रहा है उसके साथ उसके संबंधों में सौहार्द दिखाई दे, आत्मीयता दिखाई दे। उस नज़रिए से जापानी भाषा में उनका ट्वीट करना निश्चित रूप से उसका वहाँ स्वागत होगा और उसका एक अच्छा प्रभाव भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ भाषा से हम एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे दोनों देशों के बीच में हमारे और उनके दोनों के राष्ट्रीय हित हैं। हम दोनों के राष्ट्रीय हितों में जहां समानता है वहां हम कैसे अपने हितों की रक्षा करते हुए दूसरे के हितों की भी हम चिंता करें। इस बात को अगर हम एक डिप्लोमेटिक तरीके से, अगर एक परिपक्व तरीके से इस वार्ता को हम आगे ले जा पाए, तो दो चीजें हैं। जापान एक समय में विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक था, हालांकि अब उसमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन आज भी जापान एक ऐसी आर्थिक शक्ति है जिसके साथ भारत अपने संबंध स्वाभाविक रूप से अच्छे बनाना चाहेगा। दूसरी बात, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत की अनेक क्षेत्रों में बहुत सहायता कर सकता है और हम उससे सहयोग ले सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में जहां तक हमारे हितों का सवाल है, इन दोनों क्षेत्रों में हम अपने हितों के लिए संभावनाएं खोजने की कोशिश करेंगे। और जापान की अपनी नैसर्गिक जरूरतें हैं और बदले हुए दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो राजनीतिक परिवेश जो पिछले कुछ वर्षों में बदला है, उस बदले हुए परिवेश में सुरक्षा की जो आशंकाएं पैदा हुई हैं दक्षिण पूर्व के देशों में, उसमें जापान भी शामिल है। उन सब के कारण वो नए रिश्तों को बनाने में उनकी अपनी रुचि होगी। बिल्कुल सत्यव्रत जी, इसमें एक बड़ी शक्ति है। मैं बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप क्या कहेंगे? जैसे सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि भाई माहौल आप सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी जरूरी हो जाता है, खास करके जब एक नई सरकार यहाँ पर है, नए प्रधानमंत्री हैं जो जा रहे हैं अपने पहले उपमहाद्वीप के बाहर एक द्विपक्षीय दौरे में। जहाँ तक जापान का सवाल है, 2 बार मोदी चीफ मिनिस्टर होते हुए वहाँ गए हैं और यही आबे उनका स्वागत किया था। इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दूसरे विजिट पर उनका स्वागत किया था। और जब दुनिया भर में जो प्रचार चल रही थी अमेरिका की कि ये जेनोसाइड में इनका हिस्सा है, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं और उसके बारे देश भर दुनिया भर में जो प्रचार हो रही थी, उस समय जापान ने इनका स्वागत किया था और एक स्टेट नेशनल लीडर के रूप में पहला जापान देश ने उनको इनका स्वागत किया। तो उनको एक पुरानी मित्रता के दृष्टि से भी जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके विजिट में 2 बातें हैं। एक तो है कि प्राइवेटली हमें चाइना ने बताया है कि हमें जापान से कई डिफरेंसेस हैं, तो आना है तो पहले चाइना, ये हम बड़े देश हैं, पड़ोसी देश हैं, ये सब कहा था। लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र हित में क्या है इसको सोच करके उन्होंने निर्णय किया है। और ये एक हर विषय पर जो फॉरेन पॉलिसी इश्यू में मैं विस्तार में बोल सकता हूं, परंतु आज क्योंकि जापान पर आपने केंद्रित किया है विषय को, मैं ये कहूँगा कि जापान विजिट सिर्फ एक द्विपक्षीय विजिट नहीं है, परंतु इसमें जो राष्ट्र हित भी उन्होंने जोड़ा है, ये दिखाने के लिए कि हम एक दुनिया में एक इंडिपेंडेंट पोल हैं, ये कि ना अमेरिका ना चाइना हमें बता सकता है कि किसके साथ। ये इनफैक्ट चीन वाले एंगल पर भी जो है हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एम्बेसडर देओ, आप कूटनीति को अच्छी तरीके से समझती हैं, आप क्या कहेंगी कूटनीति में इन चीजों का कितना महत्व हो जाता है कि भाई जब आप नेपाल की संविधान सभा में जाते हैं, वहां आप नेपाली भाषा में बात करते हैं कि अगर आपकी कहीं ना कहीं अगर रिश्तों की नींव जो पहले से ही, जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे कि नरेंद्र मोदी की क्यूपेशन रही है शिंजो आबे के साथ में, क्या उससे सही में जटिल मामलों में आसानी होती है या फिर जटिल मामले अपनी जगह है, सौहार्द अपनी जगह है?
देखिए, दोनों अपनी जगह हैं। अब जैसे कोई बाहर से विदेशी लीडर यहाँ आते हैं और नमस्कार करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन जो असली इश्यूज़ हैं उस पर कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वो रीजन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर आज चीन और जापान के बीच में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उनका इंटरडिपेंडेंस भी बहुत है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत है। अगर हमारी मुश्किलें होती हैं चीन के साथ बॉर्डर पे, तो हमारा भी चाइना के ऊपर और चाइना का हमारे ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। उसी प्रकार जैसे चाइना आजकल अमेरिका के साथ बराबरी चाहती है, तो दोनों तरफ से उन देशों का भी डिपेंडेंस है। अगर बहुत से डॉलर्स ट्रेजरी बिल्स चाइना ने खरीद रखे हैं, तो उसी प्रकार चाइना को अमेरिका की मार्केट की एक्सेस की ज़रूरत है। तो एक बड़ा बैलेंस सा बना हुआ है, और उसी करके इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का मौका है। तो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शमशाद खान, आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या ये अपने इंटरेस्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे? क्या बैक ऑफ द माइंड ये प्ले कर रहा होगा कि भाई चीन इस यात्रा को कैसे देख रहा है? क्या वो एक मुद्दा रहेगा उनके लिए? देखिए, हमेशा जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं या जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं, तो चीन की मीडिया और चीन की सरकार इस पे ख़ास नज़र रखती है कि हिंदुस्तान और जापान के बीच में किस तरह के समझौते हो रहे हैं, ख़ासकर सामरिक क्षेत्र में। और इस पे उन्होंने चिंता भी जताई है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा इस बात को कन्वे करने की कोशिश की है चाइना को, पूरे वर्ल्ड को, कि ये जो रिश्ते हैं जापान और हिंदुस्तान के बीच में, वो एशिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं है, लेकिन एशिया में जो जंग है या कन्फ्लिक्ट है, उसके जो ख़तरे हैं उसको कम करने के लिए है, पायरेसी को रोकने के लिए है। हमारे ख़ासकर जो संबंध है अभी हिंदुस्तान और जापान के बीच में, वो सामरिक संबंध, वो नेवल फील्ड में है, नेवल कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के फील्ड में है। और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के फील्ड में उसके पीछे जो मकसद ये है कि हिंदुस्तान और जापान दोनों के लिए सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में। और हिंदुस्तान नहीं चाहता है, न जापान चाहता है कि इसका इंट्रोडक्शन हो किसी तरह से, कोई भी शक्ति इस ट्रेड के फ्लो को रोकी। तो जापान और हिंदुस्तान इस तरह की एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि उनकी नेवी और उनके कोस्ट गार्ड जो हैं इस इलाके की नज़र रखें पायरेसी से और ऐसे नॉन स्टेट एक्टर से, कि इस ट्रेड के फ्लो को रोका ना जाए। इसके बियॉन्ड इसको देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। भले ही इसको किसी क्षेत्र में इसे देखा जाता है कि हम चाइना को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, इसको बहुत ज्यादा हवा देकर देख रहे हैं, इसको हवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अरविंद प्रसाद, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ा इकोनॉमिक डेलीगेशन जा रहा है, अर्थनीति पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा इन मुलाकातों में। क्या कोई कंपटीशन नजर आता है कि भाई जिन इलाकों में आप जापान से निवेश की भी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, ये वो इलाके हैं जहां चीन की भी दिलचस्पियां हो सकती है, चीन की भी इंटरेस्ट हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है आपको यहाँ पे? देखिए, इसमें जैसे हम इंडिया जो है ओपन कर रही है इकोनॉमी, और बाहर से प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इनविटेशन दिया है कि कम एंड मेक इन इंडिया, तो इसमें कंपटीशन तो कई राज्यों से कई देशों से हो सकता है। लेकिन हम इस यात्रा को सफल इस मामले में मानेंगे कि प्रधानमंत्री जापान से एक जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है दोनों कंट्री का, जिसमें भारत जापान के लिए परिपूरक हो सकता है, जापान भारत के लिए परिपूरक हो सकता है। आप जानते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कम मेक इन इंडिया, तो हमें जापानीज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जापानीज कैपिटल की आवश्यकता है, और हमें हमारा यंग पॉपुलेशन है उसको हम स्किल देकर के मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पे लगाना चाहते हैं, जिसमें जापान हमें हेल्प कर सकता है। और जापान को क्या आवश्यकता है? जापान इस स्टेज पर यह चाहता है कि वो ऐसे देशों में जाए और अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाए जहां उसके मार्केट को भी कैप्चर करे, और साथ साथ जापान से वेस्ट यानी मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन एरियाज, इन क्षेत्रों में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को पहुंचा पाए। तो जापान के लिए ये बहुत बड़ा हो सकता है कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट करे, और जैसे हमारे यहाँ हमारे देश के मार्केट को जहाँ तक वो
पा सकेगा। साथ साथ यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है मिडिल ईस्ट से, अफ्रीकन कंट्रीज से, उसके थ्रू वो इन एरियाज में भी अपने मार्केट एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से दोनों देश का एक पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक लाभ का सिचुएशन है। तो हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी जापान के साथ डिस्कशन में किस हद तक इस जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है उसको आगे बढ़ाते हुए ये संदेश दे पाते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जापान की इंडस्ट्री को वेलकम किया जाएगा। जी डॉक्टर स्वामी, जिस पारस्परिक संबंध की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों में जो है किस हद तक इस संबंध को एक पुश दिया जा सका था, या कहीं क्या भारत अपने हाथों को बंधा हुआ पा रहा था ये सोचकर हाइफिनेट करके कि भाई चीन क्या सोचेगा? क्या एक हेजिटेशन नजर आ रही थी पिछली पॉलिसीज में? चीन के बारे इतनी चिंता नहीं थी जो पिछली सरकार थी। यहाँ तो प्रवक्ता बैठे हैं और ज़्यादा बता सकते हैं, परंतु मेरा जो जानकारी है उसके अनुसार अमेरिका का जो प्रभाव था वो अधिक से अधिक था यहाँ हिंदुस्तान पर, और कई बातों में हमने अमेरिका के कहने पर दबकर किया नहीं। जैसे ईरान के साथ हमारी रिश्ते बन नहीं सके क्योंकि अमेरिका को ये पसंद नहीं था। लेकिन तो जापान के मामले में तो तेजी आनी चाहिए थी ना। अमेरिका और जापान तो ट्रेडिशनल पार्टनर हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हर रिश्ते को भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और अमेरिका को पसंद करने के लिए होता तो ये जो टॉक्स पाकिस्तान के साथ जो कैंसिल किया है ये नहीं करते, क्योंकि अभी वो अमेरिका जा रहे हैं। कई लोगों ने उनको कहा भी था, सलाह भी दी थी कि ऐसे संदर्भ में आप कैंसिल मत करिए क्योंकि ये आपका विजिट पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये राष्ट्रहित के दृष्टि से देखूंगा इसको। तो सत्यव्रत जी, आपको लगता है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के स्टाइल में जो है काफी सारी कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाते हैं हमेशा, क्या उससे फर्क पड़ता है जब दो नेता आमने सामने बैठेंगे? मैं दो बातों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह कि जिन टेक्नोलॉजी और आर्थिक निवेश की बात हमने की है, निश्चित रूप से उनका महत्व है। जापान की दृष्टि से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अभी तक चर्चा में नहीं आई। जापान एक औद्योगिक देश है और उद्योगों के संचालन के लिए उसको हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी की जो उसकी मेन सप्लाई है वो गल्फ कंट्रीज से है। सारी सी लेन्स जो गल्फ कंट्रीज से होते हुए और जापान तक जाती हैं वो उस क्षेत्र से गुजरती हैं जहां भारत का प्रभुत्व है, भारत की नेवी का प्रभुत्व है, और जहां भारत की नेवी उसको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए, उसके आर्थिक सुरक्षा के लिए जापान को भारत के साथ संबंधों के विकास में विशेष रुचि है। एक, जहां तक सवाल आपने अभी जो पूछा, पिछले सरकार के जमाने में ही हमने बहुत आकलन के बाद ये तय किया था कि भारत सरकार की जो विदेश नीति हो उसका एक मेजर कंपोनेंट बनाया था हमने लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्वोन्मुखी जो हमारी फोकस थी हमारी डिप्लोमेसी की, वो हमने उसमें एक बड़ा चेंज लाया था। और आपको याद होगा पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जापान से न केवल 2 बार विभिन्न प्रधानमंत्री भारत आए, हमारे प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए, बल्कि वहां के महाराजा जो बहुत कम निकलते हैं उन्होंने भारत आने का एक कार्यक्रम बनाया और वो भारत आए महाराजा महारानी। ये इस बात का द्योतक था कि अब जापान बदले परिवेश में भारत को कितना महत्व देता है, आर्थिक रूप से भी और शायद अन्य विदेशी कारणों से भी। पर अब इन संबंधों को और आगे ले जाने की बात, तो ये नई सरकार है, इस सरकार को उन संबंधों को हमने आसियान देशों में के साथ भी अपने संबंध विकसित किए हैं, और वो इसी नजरिए से किए हैं क्योंकि हम दक्षिण पूर्व एशिया को अब अपने रेडार से बाहर नहीं रखते। ऐसे में ये संबंध जो है इस वक्त कितने सब्सटैंटिव नजर आ रहे हैं? डॉक्टर नीलम देव, आप क्या कहेंगी कि अगर जापान के साथ सही में बहुत ठोस नजर आ रहे हैं? विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान के जो परमाणु क्षेत्र में कंसर्न्स है वो हमें पता है, और यूपीए सरकार के वक्त से पिछले 4 सालों से परमाणु समझौता करने की कोशिशें जारी हैं। अगर ये समझौता नहीं हो पाता है इस ट्रिप में, क्या वो एक डिसअपॉइंटमेंट होगा? क्या एक निराशा के तौर पर देखेंगे आप उसे? ये थोड़ी सी निराशा तो होगी क्योंकि 4 साल से ये नेगोशिएशंस चल रही हैं। अगर ये कंक्लूड हो जाए
तो एक तरह से एक बड़े मौके खुल जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है, वो तो है ही है। लेकिन ऐसी बात है कि ये नेगोशिएशंस चल रही हैं दोनों तरफों से, इंडिया का भी जापान का भी। कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसमें रिजर्वेशंस हैं। एक तरीका ढूंढा जा सकता है जिसमें वो भी रीअश्योर हो, जिसमें हम भी रीअश्योर हो। वो ज़रूर हो जाएगा, चाहे अभी अभी अगले 2 दिनों में ना भी हो पाया तो 2 महीने के बाद हो सकता है, 6 महीने के बाद हो सकता है। लेकिन अगर 6 महीने बाद होता है एम्बेसडर दियो, जैसे आप कह रही हैं 2 दिन में ना हो, 6 महीने में हो, या कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर मायूसी तो बन रही होगी डॉक्टर शमशाद खान। देखिए, पहली चीज़ है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल से आपने पेशेंटली इस चीज़ों को देखा है। आपको देखना होगा कि जब ये समझौते की बात कर रहे हैं आप, तो जापान की एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है और शिंजो आबे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना भी ज़रूरी है, जो ये चाहती है कि इंडिया एक नॉन एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है, मतलब अभी तक साइन नहीं किया है, तो एक कंसर्न है कुछ हिस्से में, और वो पॉलिटिकल लॉबी है जो चाहती है। तो जापान की डिमांड हमेशा ये रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा क्लॉज इस समझौते में मान ले कि अगर हम इंडिया अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जबकि हिंदुस्तान का बार बार ये जोर रहा है कि हमने 2008 में ही एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें हमने कहा कि हिंदुस्तान आगे कोई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा उसको। लेकिन होता क्या है कि जापान की जनता तक ये संदेश नहीं पहुंचा है। आपका सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम है इस सिलसिले में, उसको हमने शायद, ये हमारा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक फेल्योर भी है कि हमने इसको प्रसारित नहीं किया। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जापानीज लैंग्वेज में ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम जो हमने 2008 में जो स्टेटमेंट प्रणब मुखर्जी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में दिया था, उसको आपको जापानीज भाषा में प्रसारित करना था, फुल पेज एडिटोरियल देना था, ताकि आपको जो जिस कंस्टिट्यूंसी में कंसर्न है उसको ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान के पास स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने का और नॉन प्रोलिफरेशन। इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे देशों की, हमारे मामले में भी और अन्य देशों से भी कुछ रिजर्वेशंस थी, और उनका सबका अगुआ और नेता अगर कोई था तो वो था अमेरिका, जो सबसे ज्यादा हमें शंका की नजर से देखा करता था। अमेरिका था, इंग्लैंड था, और अमेरिका के साथ आपने ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। पर धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों के अंदर इन सारे देशों के साथ हमारी जो आशंकाएं थी हम उनको दूर करने में सफल हुए। मुझे जहां तक याद आता है, पिछले बार जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जापान के आए थे पिछली सरकार के वक्त में, लगभग हम उस नतीजे, उस कगार पर पहुंच चुके थे जहां हम दोनों की चिंताओं में एक दूसरे को आश्वस्त कर पाए। अब उसे एक फॉर्मल शेप देने की जरूरत होगी। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी अगर इसे एक डिप्लोमेटिक एंगल से, और मैं बिल्कुल सहमत हूं, दरअसल अगर भारत ने, हमने अगर लोगों को, जापान की आम जनता को अगर इस बारे में आश्वस्त करने में हम सफल हो सके कि हमारी जो सेल्फ इम्पोज्ड मॉरिटोरियम है, नो फर्स्ट अटैक की जो हमारी अपनी ये वो जनता तक संवाद कर पाएंगे कि नहीं सर? एक छोटे से ब्रेक, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सत्यव्रत जी। मैं यहाँ ब्रेक के बाद लौटूंगी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर अरविंद प्रसाद के पास भी जाऊंगी और ये भी जानूंगी कि क्या सही में डॉक्टर स्वामी मानते हैं कि एक अच्छी विरासत मिली कम से कम जापान के संदर्भ में उन्हें पिछली सरकार से, और डॉक्टर अरविंद प्रसाद इंडस्ट्री का क्या व्यू पॉइंट है कि आखिर किन हालातों में इस ट्रिप को हम सही में कामयाब बता सकेंगे, ये जानेंगे हम प्रश्नकाल में उस ब्रेक के बाद। आप देख रहे प्रश्नकाल, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के आने वाले जापान दौरे की, और उनके दौरे से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में और नजदीकी बढ़ने की उम्मीद है। दूसरे विश्व युद्ध में एटॉमिक बम का शिकार बना जापान पहली बार किसी देश को जंगी जहाज बेचने के समझौते को हरी झंडी दिखाने जा रहा है। यूपीए के वक्त से परमाणु समझौते पर जारी माथापच्ची का अंत करते हुए हस्ताक्षर इस पर किए जा सकते हैं। भारत और जापान के खास रिश्तों पर चीन की भी नजर होगी, क्योंकि टोक्यो से वापसी के कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली में चीन के राष्ट्रपति की आवभगत करेंगे।
नरेंद्र मोदी जब टोक्यो को कोनिचिवा या हेलो कहेंगे तो उनके एजेंडे पर कारोबार के साथ साथ सामरिक रिश्तों को भी मजबूत बनाना होगा। खास रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे दोनों के बीच 2007 से जारी सामरिक सहयोग में और तेजी आएगी। भारत जापान से यूटिलिटी सी प्लेन मार्क 2 समुद्री जहाज खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा, जिसके बाद भारत का निजी क्षेत्र जापान के साथ मिलकर इन जहाजों का निर्माण कर सकेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत पहला देश होगा जिसे जापान सैन्य जहाज बेचेगा। 15 हवाई जहाज का सौदा होने की बातचीत चल रही है। 3 हम खरीदेंगे और 12 हम बनाएंगे, मगर जो यहाँ बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर से बनेगा, पब्लिक सेक्टर में नहीं जाएगा। ये जापान यही इंसिस्ट कर रहा है, तो इसकी उम्मीद है कि ये ट्रांसफ़र जो है ये होगा और इसमें इंडियन एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविलियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। The Japanese have acquired hardware from the Americans and even improved upon it. The Japanese are very strong in, for instance, nuclear propulsion technology, although they haven't used it themselves. But these are areas which we need to look at carefully as to where we can leverage Japanese technology. 2010 से भारत और जापान के बीच हर साल होने वाले 2+2 फॉर्मेट वार्ता को भी अपग्रेड करने की योजना है। रक्षा और विदेश मंत्रालय के सचिव और उप मंत्रियों के बीच होने वाली ये मुलाकातें अब मंत्रियों के स्तर पर किए जाने की उम्मीद है। इस तरह की बातचीत जापान फिलहाल सिर्फ अमेरिका और रूस के साथ करता है। हालांकि लंबे समय से जापान के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर क्या अंतिम मोहर लग पाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। एटम बम से हुई तबाही का दर्द झेल चुके जापान के पास उच्चतम परमाणु तकनीक तो है, लेकिन दूसरे देशों के साथ इसे साझा करने में गंभीर चिंताएं भी हैं। जापान का अपना रवैया है न्यूक्लियर इश्यूज में, उनका हिरोशिमा की वजह से उनका ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो वो चाहते हैं भाई भारत उनको कास्ट एंड गारंटीज दें, तो जो टेक्नोलॉजी हमको देंगे उसको मिसयूज़ नहीं होगा। तो इसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है, तो मैं सोचता हूँ दोनों तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना पूरा दबाव डालना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसीज पे, ये जो चाहते हैं इस एग्रीमेंट को नेगोशिएशंस कंप्लीट हो। मोदी के जापान दौरे पर चीन की खास तौर पर नजर होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होंगे। दक्षिण चीन समुद्र और सेनकाकू द्वीपों पर जापान से जारी विवाद के बीच बीजिंग हालात पर नजर रखे हुए है। परंपरागत रूप से अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते रखने वाला जापान अब वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों को खास तवज्जो दे रहा है। नरेंद्र मोदी जहां बीजिंग से निवेश चाहते हैं, वहीं टोक्यो के साथ नजदीकियां भी। ऐसे में भारत के हितों को सामने रखते हुए दो धुर विरोधियों के बीच में संतुलन बिठाना निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए चुनौती होगी। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। और नरेंद्र मोदी के जापान की यात्रा पर चुनौतियों पर ही हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आप क्या कहेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए, जिस तरीके से हमने चीन का भी जिक्र किया, शी जिनपिंग यहाँ पर नई दिल्ली में आने वाले हैं, यहाँ क्या एक बार बार थियरी आती है कि US जापान भारत को अपने साथ लाना चाहते हैं चीन को कंटेन करने के लिए। डॉक्टर शमशाद खान कहते हैं कि इसे ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में तो ये बात तो रहेगी। नहीं, हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं, ये तो एक निर्णय है अपनी सरकार की, और उसके साथ ही साथ कि हमारी जो राष्ट्रीय हित है उसके साथ समझौता नहीं होगी। अब उदाहरण से हम जब जापान में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और ये हमारे लिए आवश्यक भी है। न्यूक्लियर इश्यूज़ में 2-3 इश्यूज़ हैं जो आम चर्चा में नहीं आई है, उसमें हमारी और अमेरिका में एक मतभेद है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का प्रभाव अभी भी जापान पर इतना होगा कि इसमें ये समझौता हो जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। आपको आश्चर्य होगा यहाँ पर। डॉक्टर अरविंद प्रसाद, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किन मानकों पर जो हम कह सकेंगे, किन मापदंडों पर हम कह सकेंगे कि भाई ये यात्रा कामयाब रहा, कि शब्दों से आगे बढ़कर सही में कुछ ठोस भी निकल कर आया? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2 बातें कही है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जापान से ये अपेक्षा है, इसका मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंडियन बिजनेस डेलीगेशन भी बड़े संख्या में जा रहा है। तो कुछ क्षेत्रों में हमारा स्ट्रेंथ है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स में इंडियन कंपनीज का अपना महत्व है। और जापान में एजिंग पॉपुलेशन के कारण
फार्मास्यूटिकल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो किस हद तक इस यात्रा के दौरान इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जापान में एक्सेस मिलता है, यह भी एक देखने की बात होगी। जहाँ तक जापान से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, उसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। जापानीज कंट्रीज में पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड में बहुत बड़े पैमाने पे धन उपलब्ध है और उसका इन्वेस्टमेंट होने से दोनों को म्यूचुअली लाभ होने की अपेक्षा है। जहाँ तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उनका इन्वेस्टमेंट भी एक प्रोडक्टिव तरीके से लगेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी आ सकती है। फिर एनर्जी की बात हुई, एनर्जी में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी क्षेत्र हैं जिसमें कोऑपरेशन हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अपने यहाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत हाई है, तो हम जापान से स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है उसको कम किया जा सकता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जीज, वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है, सोलर एनर्जी, जिसके कारण स्टोरेज टेक्नोलॉजी से इंप्रूव, तो एनर्जी सेक्टर में भी कई अन्य क्षेत्रों में भी कोऑपरेशन की आवश्यकता है और संभव है। आप जिन एरियाज का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर प्रसाद, इनफैक्ट आपने स्मार्ट ग्रिड्स का जिक्र किया, लेकिन सत्यव्रत जी हम स्मार्ट सिटीज की अगर बात करें, क्योटो में जाकर क्योटो के मेयर के साथ आमने सामने बैठेंगे नरेंद्र मोदी, वो प्रेजेंटेशन देंगे कि क्योटो का जो फॉर्मूला है वो कैसे वाराणसी पर अप्लाई किया जा सके। ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि एक स्टेप आगे लेकर जाता है, रिश्तों को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, कि ऐसे चीजों में भी जोर देने की जरूरत है? मुझे नहीं मालूम, एक परिकल्पना है जिसकी स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज हिंदुस्तान में बनाने की बात सरकार ने कही है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस रूप में होगा, उसके लिए किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो जापान किस हद तक पूरी कर पाएगा, ये सब बातें अपनी जगह हैं, वो तो देख लेंगे जब चर्चाएं होंगी तब। पर मुझे बड़ी विचित्र बात एक लगी कि इस पूरे दौरे के समय पर डेलीगेशन में बिजनेस लीडर्स को ले जाना बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम इस बात का। लेकिन आप देख चुके अभी तक सारे पैनलिस्ट की चर्चा में जिन जिन बिंदुओं पे बात आई, उसमें से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिनके ऊपर इस दौरे में संभावना है चर्चा होने की और फैसले करने की। विचित्र बात यह लगी मुझे कि इस दौरे में प्रधानमंत्री अपने साथ विदेश मंत्री को नहीं लेके जा रहे। विदेश मंत्री अगर इस समय पर उनके दौरे में साथ हों, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नहीं डील करेंगे, बहुत सारी चीजें जापान के साथ, अन्य देशों के साथ, प्रमुखता के साथ विदेश मंत्री को ही उनके इन देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे महत्वपूर्ण दौरे में विदेश मंत्री का मौजूद न होना, ये कुछ बड़ी अटपटी सी बात लगती है। स्वामी, एक सिर्फ मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, हालांकि ये जो बिजनेस डेलीगेशन है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ ऑन बोर्ड नहीं जा रहे हैं, वो अपने आप से बिजनेस टीम्स के तौर पर जा रही है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, सुषमा स्वराज ब्रिक्स में भी नहीं गई थी। ये 2+2 फॉर्मेट पे अगर हम बातचीत को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, जो मंत्रियों के स्तर पर बातचीत होगी जापान के साथ, जो अब तक सिर्फ अमेरिका रूस से करता रहा है, विदेश मंत्री की कमी खलेगी क्या ट्रिप में? नहीं, आप मनमोहन सिंह की भी आप जो विजिट्स के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 20% से ज्यादा में विदेश मंत्री उनके साथ नहीं थे। शायद मल्टीलैटरल ट्रिप्स पर नहीं होते थे, इस तरह के शीर्ष लेवल के आई थिंक में होते थे, 20% में नहीं। पर मैं समझता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी जापान की अपनी पहली यात्रा पर जा रहे हैं तो ये उचित होता है। मैं देखिए, एक हाई पॉइंट अगर आप उसको डायलॉग को 2+2 को अपग्रेड कराने की, पर हमारे अपने जो अभी तक की जो परंपरा भी है और जो हमारी आवश्यकता भी होगी, क्योंकि ऐसे इश्यूज, आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर चर्चा होगी, इन्वेस्टमेंट की इश्यूज पर चर्चा होगी, आपके जो रीजनल जो हित हैं, आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मल्टी लेटरल लेवल के इश्यूज पर भी चर्चा होगी। ऐसे में अगर विदेश मंत्री साथ हो तो जापान में विदेश मंत्री को भी वहां की स्थिति को समझने में सहायता मिलती, जो आगे के समय में अपनी विदेश नीति को संचालित करने में जापान के साथ देखिए, ये तो ऐसे ही एक प्रश्न उठाने के लिए उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि सुषमा स्वराज कई देशों में अपने आप गई है और हवा बनाई है, जमीन बनाई है, कई 1-2 जगह में साथ भी गई है, जैसे अभी भूटान और नेपाल में साथ गई थे।
तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें आज के कम्युनिकेशन के जमाने में कि विदेश मंत्री भी साथ रहना चाहिए और पीछे पीछे घूमना चाहिए, मैं चलिए तो आप उससे अग्री नहीं करते। डॉक्टर शमशाद खान, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अब नेक्स्ट लेवल के डायलॉग की जब हम बात कर रहे हैं, कितना जरूरी हो जाता है कि इसमें जो है विदेश मंत्री भी उनके साथ हों? देखिए, जापान के साथ आपका जो दौरा हो रहा है, आपको इस पे समझे कि इसको राजनीतिक रंग न दिया जाए। इसको यूं देखें कि 2006 में जब हिंदुस्तान और जापान ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था, उस वक्त ये तय पाया था कि हर साल दोनों प्रधानमंत्री चाहे कोई भी सत्ता में हो, वो एक बार दिल्ली में एक साल और अगले साल टोक्यो में वार्ता करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक ये जो पार्टनरशिप है और ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जापान विजिट है, उसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कंटिन्यूएशन है। इसमें मैंने समझता कि जब आपकी एक अलग बात है कि आप फॉरेन मिनिस्टर जाएं या अलग से जाएं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दो प्रधानमंत्रियों के बीच और है। ये इस वक्त मजबूत नजर आती है आपको? हाँ, इसी वजह से हो रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में हो रही है। अम्बेसडर दियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी का अभी तक का जो अंदाज नजर आया है, नेपाल में जाकर लोगों से सड़कों पर मिलते हुए नजर आए, यहाँ पर वो एक पब्लिक एड्रेस इनफैक्ट एक साथ मिलकर संबोधित करेंगे, वो और शिंजो अबे, और एक स्कूल कॉलेज के छात्रों से मिलेंगे, क्या लोगों का दिल जीत पाएंगे? जापान में आज की तारीख में भारत की छवि क्या है? देखिए, भारत की छवि कोई इतनी बहुत बड़ी है नहीं जापान के लोगों के मन में। इतने सारे जापान से यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, विजिटर्स नहीं आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जापान खुद बदल रहा है। उन्होंने अपने डिफेंस एटीट्यूड्स बदल रहे हैं। अब ये जो U2 वो बेचने को, इंडिया को बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये एक बड़ी नई चीज़ है। तो दूसरा, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जापान के अभी अपने बड़े कंसर्न्स हो गए हैं, चाहे चीन के को लेकर के या जो भी उनके एटीट्यूड है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद बहुत बदल रहे हैं। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, वो है कम्युनिकेशन में, चाहे वो नेपाल में था या चाहे वो हमारे यहाँ ही इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में था। वो एकदम डायरेक्टली लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो तो अच्छा ही होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज जी साथ में जाएं या ना जाएं, उसके लिए हम यही कहेंगे कि देखिए, बहुत से देश हैं जहां इंडिया की कोई इम्पोर्टेंट विजिट नहीं हुई, तो एक्चुअली अच्छा ही है अगर सुषमा जी अपने टूर्स करें और प्राइम मिनिस्टर अपने विजिट्स करें। जी चलिए, जैसा कि चाइनीज प्रॉवर्ब है, ब्लैक कैट व्हाइट कैट, एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस इट इज अ गुड कैट। स्ट्रैटेजी चाहे जैसी भी हो, लेकिन देश के हितों को आगे रखते हुए जो है, जाहिर सी बात है, यहाँ जापान हो या भारत हो, उन्हें अपनी विदेश नीति बनानी होगी। संवाद तो बढ़िया होगा नरेंद्र मोदी का, हम उम्मीद कर रहे हैं। संवाद के बाद सब्सटेंस क्या कुछ नजर कर आता है, ज्यूरी स्टिल आउट, उस पर रहेगी हमारी नजर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल में लौटेंगे हम ब्रेक के बाद, तो दर्शकों के सवालों को और SMS को हम शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक।